हेलो फ्रेंड। तो आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश काल में भारत के कृषि और किसानों के प्रति किस तरह व्यवहार करते थे और क्या क्या हुआ था उस समय, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए, ताकि सब्सक्राइब करने से आपके पास ऐसे आने वाले वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ सकता है कि भारतीय कृषि और भूमि संबंधों पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका आंसर में लिखना है पहले कृषि और भूमि संबंधों में परिवर्तन, जो कि क्या क्या परिवर्तन हुआ था उसमें, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहला पॉइंट में है कि ब्रिटिश शासनकाल के आने से पहले भारत में एक आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। अधिकांश लोग ने कृषि के माध्यम से अपना जीवन यापन किया, लेकिन देश के अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योग की व्यवस्था थी। भारत अन्य चीज़ों के साथ साथ कीमती पत्थर और कपास और रेशम से बने वाइस्ट्रोन के उत्पादन में अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। पूर्व ब्रिटिश काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कृषि भूमि खरीदने में बेचने की वस्तु नहीं थी। जो कि भूमि था उसको बेच नहीं सकते थे या खरीद भी नहीं सकते थे। इसमें निजी संपत्ति की धारणा पूर्णतया अनुपस्थित थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट में है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व इकट्ठा करने के लिए करने का अधिकार कंपनी को मिल गया था, यानी कि ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी था उस कंपनी को मिल गया था। तो कंपनी ने शीघ्र ही भारत में ब्रिटिश भूमि संबंधों को लागू करके कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अब इनका देखते कि जिनके परिणाम स्वरूप जो ये परिवर्तन किया उसके बाद हुआ। तो उसके बाद किसान को भूमि पर वंशानुगत अधिकार समाप्त हो गया, यानी कि जो वंशानुगत अधिकार मिलता था, यानी कि जो पूर्वजों से चलता आ रहा था ज़मीन, उसका अधिकार समाप्त हो गया। अर्थात लगान ना देने की अवस्था में उसे भूमि बेदखल किया जा सकता था, यानी कि लगान जो नहीं देता था उसको भूमि से हटा दिया जाता था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कृषि भूमि खरीदने बेचने वाली वस्तु बन गई। इसके बाद कृषि भूमि था, जो ज़मीन, उसको खरीदने बेचने की वस्तु बन गया था। खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट में है कि पुराने सामंतवादी वर्ग का स्थान भूस्वामियों के एक नए कुलीन वर्ग ने ले लिया, जिसका परम उद्देश्य जबरदस्ती लगान वसूल करके राजस्व को देना था तथा जो कानूनों अथवा नैतिक किसी भी दृष्टिकोण से कृषि के विकास के प्रति कटिबद्ध नहीं था।
अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, भू राजस्व के संदर्भ में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के 3 प्रणाली का विकास किया गया। जो कि पहला था अस्थाई बंदोबस्त, जिसको जमींदार व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद दूसरा है रैयतवारी व्यवस्था और तीसरा है महलवारी व्यवस्था। महलवारी को मालगुजारी भी कह सकते हैं और रैयत को रैयती। तो पहला पॉइंट है अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि परमानेंट अस्टेलमेंट, जमींदार व्यवस्था। तो इसमें पहला पॉइंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व संपत्ति सभी समस्याओं को एक नई नीति द्वारा हल करने का कोशिश की, जिसे अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया था तथा जिसे 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी मद्रास में लागू किया गया था। इस नियति के अंतर्गत उन सारे जमींदारों की भूमि का मालिक घोषित कर दिया गया, जिन्हें पिछले शासन ने राजस्व इकट्ठा करने के एजेंटों के रूप में नियुक्त किया गया था। अब दूसरा पॉइंट में साथ ही उनके कुछ अधिकार और कर्तव्य निश्चित कर दिए गए। कृषि भूमि के सर्वोच्च मालिक के रूप में उन्हें, इसमें पहला पॉइंट है, इस भूमि अथवा इसके किसी भी भाग का क्रय या विक्रय तथा ऊपर द्वारा किसी और व्यक्ति को हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसके लिए उसे सरकार से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ज़मीन को बेच सकता है और उसके सरकार से कोई आज्ञा लेना नहीं पड़ता था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जमींदार का यह स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत होगा। तीसरा पॉइंट है गांव के आसपास बेकार पड़ी ज़मीन को जमींदार चाहे किराए पर दे सकते हैं। इस अधिकारों के बदले जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे राज्य को भू राजस्व निश्चित समय पर उड़ा करेंगे तथा अकाल, बाढ़ अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के नाम पर राजस्व में किसी भी प्रकार की कटौती अथवा देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद राजस्व अदा न करने की स्थिति में उनकी भूमि को सरकार द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। यानी कि जो खाली ज़मीन होगा उसको किराए पर लगाकर और उसका किराया जो भी होगा वो सरकार को देना पड़ेगा और अगर वो किराया नहीं दिया तो उस ज़मीन को सरकार द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट में है कि राजस्व की राशि सदा के लिए निश्चित कर दी गई थी, जो अस्थाई बंदोबस्त लागू करते समय कष्टकारों से प्राप्त होने वाले राजस्व का 10/11 भाग था। यानी कि जो भी उपजाएगा उस ज़मीन से वो 11 भाग में से 10 भाग रखेगा राजस्व और 1 भाग जमींदार, 1/11 भाग जमींदार
का हिस्सा रखा गया। जमींदार राजस्व की स्थिति निश्चित राशि सरकार को देकर बाकी सारी राशि अपने पास रख सकता था। इस व्यवस्था में सरकार की राशि सदा के लिए निश्चित कर दी गई तथा जमींदार जब चाहे लगान बढ़ा सकता था और किसानों से मनचाहा लगान वसूल सकता था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है रायतवारी व्यवस्था। इसमें पहला पॉइंट है रायतवारी व्यवस्था का कि जब अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया तो लगान की निर्धारित की गई राशि उस समय की उच्चतम राशि थी, परंतु यह राशि सदा के लिए निश्चित होने के कारण कुछ ही वर्षों के बाद नाकामी प्रतीत होने लगी। कई जगहों पर जमींदार का हिस्सा सरकार की राशि से अधिक होने लगा। दूसरे शब्दों में सरकार को नुकसान होने लगा। अतः कुछ अन्य क्षेत्रों में लगान की एक भिन्न व्यवस्था लागू की गई जिसे रायतवारी व्यवस्था कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यह व्यवस्था दक्षिणी मद्रास, बम्बई, बरार, पूर्व पंजाब तथा असम के कुछ भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था में सरकार ने जमींदारों के बजाय राजस्व के लिए किसानों से सीधा समझौता किया। प्रत्येक किसान की भूमि का राजस्व अलग से निर्धारित किया गया। अब नेक्स्ट इसमें है, इनमें किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया। इस व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी, यानी कि जो ज़मीन था उसका मालिक बना दिया गया किसानों को, और उसमें और वो जो लगान देता था वो सरकार को देता था। इसके बाद तो पहला पॉइंट इसमें है, किसान को सरकार से सीधे भूमि पर करने के रूप में मान्यता दी गई। मतलब कि जो भूमि था वो सीधे सरकार को दिया गया और किसान को सरकार से सीधे भूमि पर खेती करने की मान्यता दी गई। उसके काश्तकारी के अधिकार को धारक अधिकार के नाम से जाना गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें, भूमि का मालिक उसका अधिभोक्ता भी था, अतः किसान को भूमि का प्रयोग करने, किराए पर देने, गिरवी रखने या किसी अन्य को हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार था। यानी कि उस किसान को पूरा अधिकार मिल गया कि ये ज़मीन भूमि का प्रयोग करे या किराए पर दे या गिरवी रखे या किसी को हस्तांतरित करके किसी को भी दे सकता था। जब तक वह सरकार को भू राजस्व नियमित रूप से अदा करता रहता है तब तक उसका भूमि का अधिकार बना रहेगा। अब इसके बाद महलवारी व्यवस्था आ गया। तो इसमें बोला पहला पॉइंट कि उत्तरी बारात तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में एक अन्य व्यवस्था लागू की गई। इसमें लगान देने के लिए संयुक्त जिम्मेवारी की व्यवस्था की गई। कृषि भूमि को गांव की सामुदायिक संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई। इसमें काश्तकार व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि पूरे गांव की ओर से सरकार के साथ समझौता कराते थे। गांव की बिरादरी अपने मुखिया अथवा प्रतिनिधियों के माध्यम से निश्चित समय पर लगान चुकाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती थी। जो गांव की बिरादरी था उसके मुखिया या प्रतिनिधि जो भी था उसके साथ लगान को चुकाते थे। फिर सारी देनदारी आपस में बांट लेती थी।
यदि यह भूमि जमींदार के पास हो तो सरकार का हिस्सा गांव के कुल राजस्व का 85% निश्चित किया गया, परंतु यदि यह सारे गांव की सामूहिक भूमि हो तो सरकार का हिस्सा 95% हो सकता था। इसमें तीसरा पॉइंट है कि परंतु सरकार का हिस्सा अत्यधिक होने के कारण यह व्यवस्था 10 सालों में खुद ही चरमरा गई। बाद में सरकार अपने हिस्से को घटाकर 66 या 50% कर दिया। इसके बावजूद यह व्यवस्था असफल रही। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि महलबारी व्यवस्था का मूल उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के संयुक्त चरित्र तथा भूमि पर साझे अधिकार को मान्यता देना था, परंतु अत्यधिक व्यक्तिगत स्वार्थी हितों के टकराव के कारण ग्रामीण समुदाय में दरारें पड़ने लगी। अब इसका नए कृषि संबंधों का प्रभाव देखते हैं। तो इसमें जमींदारीवाद का उदय होता है। इसमें पहला पॉइंट, कृषि भूमि से निजी संपत्ति के प्रवेश ने ग्रामीण व्यवस्था में जमींदारी की धारणा को जन्म दिया। अस्थायी बंदोबस्त को धाराओं के अनुसार जमींदार को राजस्व की राशि नियमित रूप से सरकारी खजानों में जमा करने होती थी। और दूसरा, तथापि 1797 ईस्वी में बने एक कानून के अनुसार जमींदार को किसानों से आम्य पर किराया वसूल करने की निरंकुश शक्ति मिल गई। अब है नेक्स्ट, बिचौलियों की बढ़ोतरी। नए भूमि संबंधों का एक घटक परिणाम था कृषि भूमि का उत्तरोत्तर किराए पर दिया जाना और बिचौलियों में बढ़ोतरी। जमींदार कृषि भूमि की कुछ बिचौलियों को किराए पर दे देते थे और वे बिचौलिए उसी ज़मीन को अपने से नीचे किन्हीं और को किराए पर दे देते थे और जो आगे किसी और को किराए पर चढ़ा देते थे। दूसरे शब्दों में, जमींदार और असली काश्तकार के बीच कई ऐसे बिचौलियों होते थे जिन्हें किसान द्वारा दिए गए किराए में से अपना हिस्सा लेना होता था। जैसे जैसे बिचौलियों की संख्या बढ़ती गई, उसी तरह किसान पर किराए का बोझ भी बढ़ता गया। अब नेक्स्ट है भूमि का बंटवारा तथा विखंडीकरण। इसमें आता है कि कृषि भूमि में निजी संपत्ति का धारणा लागू होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को इसे खरीदने या बेचने का अधिकार मिल गया। परिणाम स्वरूप इससे संयुक्त परिवार टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वे परिवार जो अपने संयुक्त रूप से खेती कर रहे थे, अब वंशानुगत कानून के आधार पर अलग हिस्से की मांग करने लगे। इसके बाद कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। तो इसमें आता है कि कृषि के क्षेत्र में एक नई विशेषता थी, इसका वाणिज्यकरण। नए भूमि संबंधों तथा लगान की वसूली निश्चित और नकद होने के कारण गांव के लिए उत्पादन का स्थान बाजार के लिए उत्पादन ने ले लिया। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी देश में कृषि का वाणिज्यकरण एक प्रगतिशील कदम होता है तथा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसे एक सुनहरा अवसर भी मिला। परंतु कृषि का यह वाणिज्यकरण अप्राकृतिक तथा आरोपित था। इसके बाद आता है साहूकारों या महाजनों की भूमिका। तो इसमें भूमि निजी संपत्ति तथा क्रय विक्रय की वस्तु हो जाने के बाद कृषि धीरे धीरे किसान के हाथों से निकल कर साहूकार के हाथ में आ गई और किसान
बटाईदार तथा खेतिहर मजदूर बन गए। इसके बाद आता है ग्रामीण ऋणग्रस्तता। इसके अंतर्गत लगान व्यवस्था में परिवर्तन, लगान की ऊंची दरें प्रतिवर्ष बढ़ता हुआ, लगान हथकरघा उद्योग का विनाश, सिंचाई के साधनों की अवज्ञा तथा महाजनों की सूदखोरी का सामूहिक परिणाम यह हुआ कि आम किसान ऋण के बोझ तले दबता गया। इसके बाद कृषि मजदूर वर्ग और कृषि दासता में वृद्धि होती है। तो इसके अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा अनुपस्थिति जमींदार ने एक अन्य विशेषता को जन्म दिया और वह थी कृषि मजदूर वर्ग तथा कृषि दस वर्ग का उदय। तो इस प्रकार से एक कृषि और भूमि के संबंध में था ब्रिटिश काल के शासनकाल में, जो कि कुछ परिवर्तन हुआ था, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ था, और किस तरह से शासनकाल उस समय चल रहा था कृषि के ऊपर या किसानों के ऊपर। तो ये आज ने हमने देखा। तो अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए जो भी नए होंगे इस चैनल में, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे आने वाली वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और उन्हें भी जानकारियाँ हो सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।